Hello guys, my name is Ram and today we will start a new topic डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, डिज़ाइनिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अभी तक जो लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को कंप्लीट लेक्चर पीछे वाले नहीं देखे हैं तो वो जाके पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबली रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ने से पहले हमें कंप्लीट सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम आना चाहिए, यानी उसका एनालिसिस के बारे में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह निकालना, जो भी है डिज़ाइन के वगैरह। ठीक है, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम डबली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। ठीक है, तो देखते हैं इसमें डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, यानी कि हम दोनों साइड, डबली मीन्स दोनों, रीइंफोर्स्ड मीन्स प्रबलित करना, कंक्रीट बीम मीन्स कंक्रीट धरन को। इसका मतलब है, देखें इसका मीनिंग तो है, इसका मीनिंग कि जब टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों जोन में स्टील को प्रोवाइड करते हैं, स्टील को डाल देते हैं, यानी रीइंफोर्स्ड कर दिया जाता है, प्रबलित कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। जब किसी कंक्रीट बीम को बीम के टेंशन और कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन तथा टेंशन जोन दोनों में रीइंफोर्स्ड कर दिया जाता है, रीइंफोर्स्ड यानी प्रबलित कर दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। रीइंफोर्स्ड यानी प्रबलित कर दिया जाता है, तो डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। तो इसे डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम कहते हैं। ठीक है, बट ये देखेंगे कि यहाँ पर डबली रीइंफोर्स्ड हमको नीड क्यों पड़ी। सिंगली रीइंफोर्स्ड डिज़ाइन कर रहे थे अभी, तो अब यहाँ पर हमको डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम की क्यों ज़रूरत पड़ी। पहला कारण है इसका, देखेंगे इसके रीजन्स क्या हैं, डबली रीइंफोर्स्ड करने के रीज़न क्या हैं, तो देखेंगे इसके क्या रीज़न है। नेसेसिटी ऑफ adopting डबली रीइंफोर्स्ड बीम या डबली आरसीसी बीम, यानी कि आवश्यकता क्यों पड़ी दोहरे कंक्रीट प्रबलित बीम की। लिखेंगे दोहरे, हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे दोहरे प्रबलित कंक्रीट कंक्रीट धरन की आवश्यकता। तो देखते हैं हमें कि यहाँ पर डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम की आवश्यकता पड़ी। पहला रीज़न तो है, अगर देखें इसके मेन दो रीज़न यही हैं कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि जब क्रॉस सेक्शन, यानी बीम का क्रॉस सेक्शन रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, तो पहला कारण हो जाएगा। इसमें क्या बता दिया, दो मेन कारण हैं। पहला है जब इसके यदि क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम यानी बीम का साइज, देख ब्रैकेट में लिख लो, साइज भी लिख सकते हो, बीम का साइज क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी बता दिया जाए, पहले से निर्धारित कर दिया जाए कि बीम की साइज इतने से ज़्यादा ना हो, यानी इतने क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा ना हो।
तो क्या करेंगे हम, तो डबली रीइंफोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो कंक्रीट बीम है उतना लोड ना बियर कर सके। तो क्या करेंगे, डबली रीइंफोर्स यानी सिंगली रीइंफोर्स हो सकता है उतना बीम को ना बियर कर पाए, तो क्या करेंगे हम उसमें रीइंफोर्स की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी सरिया की मात्रा बढ़ा देंगे। तो हो सकता है दूसरा रीजन क्या हो सकता है, यदि इफ ओवर रीइंफ सेक्शन, यदि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन अकर। पहला कारण क्या है बताया, पहला कारण ये बताया है कि जब बीम का क्रॉस सेक्शन को सीमित कर दिया जाए तो दोहरे कंक्रीट बीम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर कोई लोड लग रहा है और उस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम उतना बियर नहीं कर पा रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, रीइंफोर्स्ड की मात्रा यानी सरिया की मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऊपर यानी टॉप और बॉटम दोनों पे ही रीइंफोर्स्ड कर देंगे। सेकंड चीज़ क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अगर हम क्या कहते हैं बॉटम में रीइंफोर्स्ड की मात्रा बढ़ा दिए, तो ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन अगर हो गया, तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को क्या कहते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को हम डिज़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में बताया है हमने कि ये ब्रिटल फेलियर होता है, यानी सडन फेलियर होता है। ठीक है, तो सडन फेलियर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन करते हैं। देख लेते हैं, ये हमारा बीम है, ये देख लो, ये बीम है, माना ये बीम है और इसके एंड पॉइंट पर लग रहा सपोर्ट, एक हिंज है, एक रोलर है, रोलर सपोर्ट। ठीक है, ये लेंथ है, स्पैन लेंथ है, ये बीम का ये स्पैन लेंथ है, लंबाई एल है गिवन। ठीक है, तो ऐसे ही तो बीम होगा, ये मान लेते हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, यानी ये। ठीक है, ऐसा तो इसका देखेंगे, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, यही क्या हो गया है, ये डेप्थ हो गया, कैपिटल डेप्थ, कैपिटल डी डेप्थ हो गया ये, और ये विड्थ है बी। तो अगर टेंशन जोन में, यानी कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, मान लेते हैं ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके नीचे जब जो बॉटम में डालते हैं ये रीइंफोर्स्ड किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे टेंशन जोन में कहते हैं, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। और ये ऊपर भी अगर रीइंफोर्स्ड कर दिया गया है, यानी डबली रीइंफोर्स्ड भी बना रहे हैं का सेक्शन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, AST, एरिया ऑफ स्टील, यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। सेकेंड, ये जो ऊपर सरिया डाला गया है टॉप पर, तो इसे क्या कहेंगे, ASC, इसे ऐसे लिख लो, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, लिख लो इजली, इसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, इन टेंशन जोन। टॉप पे क्या है, कंप्रेशन है, तो इसे लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, इसे लिख लो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। ये हम बी है विड्थ, और ये जब इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा कर रहे हैं तो यानी कि डेप्थ बनाएंगे और विड्थ बनाएंगे। तो ये डेप्थ हो गया, और ये बन रहा है, ये डेप्थ हो गया, टोटल डेप्थ कैपिटल डी हो गया, टोटल डी, और विड्थ बी, यानी कि ये डायरेक्ट ऐसे सरिया दिख रहा है। ठीक है, रीइंफोर्स्ड किया गया है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे कि हमारा रीइंफोर्स्ड है, AST ही तो है, और ये AC है। ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे इसे,
लिख लेंगे ASC, ठीक है। ये क्या है, ये है AST, ठीक है। डेप्थ हो गई, विड्थ हो गई, और ये क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। ये क्या है, इफेक्टिव कवर है EC मान लेते हैं, और ये कवर ऊपर जो प्रोवाइड किए हैं इसको मान लेते हैं DC डेप्थ, ठीक है। अगर ये तो स्टील और कंक्रीट, अगर देखें स्टील, जितनी स्टील पड़ी है इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट के में देखना चाहें तो वो हो जाएगा, वो बन जाएगा ऐसे, ये है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पर स्टील पड़ा हुआ है, तो स्टील को जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंक्रीट फॉर्म में आ गया ना, तो यानी ये हो जाएगा 1.5 ASC। कंप्रेशन जोन में जो मॉडुलर रेशियो लेते हैं 1.5 M होगा, ठीक है। 1.5 M इंटू ASC, 1.5 M इंटू ASC। जैसे वो टेंशन जोन में देख लो, ये है टेंशन जोन में जो मॉडुलर रेशियो लेते हैं 1 ही लेते हैं, ठीक है, M ही लेते हैं, और इसमें 1.5 M लेते हैं, तो ये हो जाएगा M इंटू AST। ये 1 M इंटू AST है, यानी एरिया ऑफ स्टील इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट, इसको लिख सकते हो ऐसे, एरिया ऑफ स्टील इन फॉर्म ऑफ यानी कंक्रीट के फॉर्म ऑफ कंक्रीट के रूप में क्या चीज़, एरिया ऑफ स्टील। ये है 1.5 M ASC, तो इसे लिखोगे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, यानी एरिया ऑफ, ये टेंसाइल स्टील था, एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये 1.5 M, यहाँ पर मॉडुलर रेशियो जो लेते हैं 1.5 टाइम्स लेते हैं, और ये जो टेंसाइल जोन में लेते हैं यहाँ पर सिर्फ M लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉर्मली डिस्कस की कैसे करते हैं। नॉर्मली जो जितने स्टेप फॉलो करते थे उसमें सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, तो सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे उसी फार्मूले में, ठीक है। अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जैसे हमको निकालना हो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सेम चीज़ ऐसे ही रहेगी, लेकिन कुछ स्टेप चेंज हो जाएंगे। जैसे देखते हैं, इसमें पहला स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करते थे। स्टेप फर्स्ट में बताते थे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लेते थे, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो वैसे सेम चीज़ करेंगे इसमें भी, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये सेम रहेगा। डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी क्रांतिक शून्य बल रेखा, ठीक है, क्रांतिक शून्य बल रेखा। तो इसका फार्मूला होता है, क्या बताया था, XC इक्वल टू M सिग्मा CBC अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST होल मल्टीप्लाई बाई स्मॉल d, यानी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा, तो देखेंगे क्या होती है चेंजमेंट, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में देखते थे, क्या ज्ञात करते थे, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसमें हमको XA ज्ञात करना है, ठीक है। XA ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे कि मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन का और टेंशन जोन का कर देते थे इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ फिर से बीम क्या कहते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसे देख कर डायग्राम से सॉल्व करोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है स्टील इन टेंशन जोन, ये है स्टील इन कंप्रेशन जोन, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 1.5 M ASC,
ये क्या हो जाएगा, MAST, ये क्या है, इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। टोटल डेप्थ बता दिया था, कैपिटल D होगा। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d, विड्थ बता दिया था, B होगा। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या करते हैं। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम करते हैं ड्रॉ, तो ये होगा, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा ST/m। ये स्ट्रेस जो टॉप पे जनरेट हुआ सिग्मा CBC। लेकिन ये दोनों चीज़ जब कब होता है, जब बैलेंस सेक्शन होता है, यानी स्टील और कंक्रीट दोनों अपने परमिसिबल स्ट्रेस, यानी परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा ST और सिग्मा CBC, ये अपने परमिसिबल स्ट्रेस पर एक साथ जब पहुंचते हैं, तो ये बैलेंस सेक्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ है, ठीक है। और यहाँ पर भी स्ट्रेस जनरेट होगा, देखो इस वाले, यानी यहाँ पर ये क्या होगा, ये मान लेते हैं C, ठीक है, C' कर लेते हैं, ठीक है। ये C' यहाँ पर जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस कितना, C'। अब देख लेते हैं सेकेंड स्टेप में क्या बताया है। सेकेंड स्टेप में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया कहाँ पर, कंप्रेशन जोन में, इन कंप्रेशन जोन में। कंप्रेशन जोन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, कंप्रेशन जोन में को बराबर कर देंगे किसके, मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन, मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन। तो पहले हम एक बार इसको पूरे इसको कंप्रेशन जोन को, स्टील को, यानी मान लेते हैं कि स्टील नहीं प्रेजेंट है, ऐसे ही पूरे को कंक्रीट मान के सॉल्व करते हैं, मतलब फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे B, मान लेंगे कि इसकी विड्थ जो है, एरिया कंप्रेशन जोन का एरिया लिख लेंगे B इंटू XA। ये डिस्टेंस कितना है, XA है, तब ये XA है, तो ये कितना होगा, D माइनस XA हो जाएगा, क्योंकि टोटल इफेक्टिव डेप्थ है, तो D माइनस XA हो जाएगा। देखते चलेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो कंप्रेशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया लिख रहे हैं B इंटू XA, कंप्रेसिव जोन का एरिया, तो ये B इंटू ये डिस्टेंस XA, एरिया हो गया इंटू XA/2। इसका मतलब क्या है, मोमेंट बताए थे, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू क्या बताए थे, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू बताए थे फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है, लीवर आर्म बताए थे। तो फोर्स में क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, एरिया फोर्स इंटू लीवर आर्म, नहीं, ये तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है, यानी गलती होगी, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताने लगे थे, ठीक है। अभी देखेंगे इसे, बताया था मोमेंट ऑफ एरिया, फिर से देख लो, ये ऊपर वाला जो बताया है भी, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ये होगा। तो ये क्या लिखा, मोमेंट ऑफ एरिया लिख लिया, यानी मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल टू क्या लिखा, ये एरिया लिख लिया, साइडेड एरिया दिख रहा होगा, ये कंप्रेसिव एरिया लिख लिया, इनटू इसका CG कहाँ लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सिस से देख रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस से इसके यही हाफ पर लाई करेगा ना, तो यानी XA/2 पर तो ही लाई करेगा, तो वो लिखेंगे इंटू XA/2, ठीक है, प्लस अभी पूरे का ले लिए हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये स्टील प्रेजेंट है, यानी इसको भी कंक्रीट मान के कर दिया सॉल्व, तो इसको घटा दो ना, क्या घटाओगे, इसको क्या घटाओगे, यही ना कि जो एरिया ऑफ स्टील का एरिया ये ले लिया, एक्स्ट्रा तो ले लिया, यहाँ पर कहाँ का स्टील ना कंक्रीट प्रेजेंट है, यहाँ पर तो स्टील प्रेजेंट है, तो उसका एरिया घटा दो, यानी ASC इंटू डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस, इस डी से लेके, नहीं ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये है
एक्स से प्रेजेंट है, और इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, इसका सी जी यहाँ लाई करेगा। फिर से देखो, न्यूट्रल एक्सिस से लेके ये तो एरिया लिख लिया, इसका एरिया लिख लिया, और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस से लेके इसके बीच की दूरी, यानी ये दूरी हमको पता करनी है। तो कितना होगा, ये डिस्टेंस एक्स ए है, ये डिस्टेंस एक्स ए है, और ये कितना डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस घटा दे तो हमको मिल जाएगा ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, क्या बताया था, डी सी। ठीक है, तो इसे घटा दो, टी माइनस डी सी। आगे लिखेंगे प्लस, अब स्टील का ले लेंगे, स्टील का लिखेंगे एरिया इंटू ये डिस्टेंस। तो स्टील का एरिया होगा, कंप्रेशन जोन में बताया है कितना, 1.5 इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट 1.5 m। मॉडल रेशियो कितना बताया है कंप्रेशन जोन में लेने के लिए, 1.5 m इंटू ASC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो ये स्टील का है, ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस में लेना है, तो कितना हो जाएगा, एक्स ए माइनस डी सी। यहाँ भी एक्स ए ही होगा, ये एक्स ए ही है, एक्स ए माइनस डी सी। ठीक है, इक्वल टू टेंशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया, तो टेंशन जोन का मोमेंट एरिया वही होगा MAST इंटू ये दूरी बीच की, मीन्स ये बीच की दूरी, तो कितनी होगी, डी माइनस एक्स ए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, इसमें इसको तो ऐसे लिखे रहने बी एक्स ए इंटू एक्स ए बाई 2, इसे तो ऐसे लिखा रहने देंगे, लेकिन इसमें देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, कॉमन आ रहा है, क्या चीज़, एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए माइनस डी सी कॉमन आ रहा है, और भी कुछ आ रहा है, तो ASC भी कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, तो क्या बचेगा 1.5 m माइनस 1 ASC इंटू एक्स ए माइनस डी सी इक्वल टू AST इंटू टी माइनस एक्स ए। देखो यहाँ पर हमें विड्थ दिया रहेगा, अब ये एक्स ए न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स ए कैलकुलेट करेंगे, एम गिवन रहेगा, ASC कंप्रेशन जोन में कितना एरिया प्रोवाइड किया गया है उसका एरिया दिया रहेगा, एक्स ए ज्ञात करना है, DC ये गिवन रहेगा कितना है ऊपर का कवर टॉप पर। ठीक है, और M तो गिवन रहेगा, मॉडल रेशियो, AST भी गिवन रहेगा, फिर और एक्स ए तो ज्ञात करना ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एक्स ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यानी द्विघातीय समीकरण बनेगा, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी एक्स ए की, उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको इतना याद रखना, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखो, अगर ऊपर वाले में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा हो इस वाले स्टेप में तो कोई बात नहीं, ये स्टेप याद रखो। ठीक है, कि एरिया बी इंटू एक्स ए बाई 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 ASC एक्स ए माइनस डी सी इक्वल टू MAST डी माइनस एक्स ए। ठीक है, इतना याद रखो, अगर उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो सेकेंड स्टेप में इतना तो ज़रूर याद रखना, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप सेकेंड है ना, नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा, थर्ड स्टेप क्या होगा, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म कैलकुलेट कर लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मैं, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एक्स ए की बात कर रहे हैं तो किसे, मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, स्टेप थर्ड देखेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्ड स्टेप में तो कंपेयर कराते हैं, सेक्शन पता करते हैं ना कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है कि ओवर रीइंफोर्स्ड। तो क्या करेंगे, चेक फॉर सेक्शन का पता लगाते हैं। सेक्शन का कैसे पता लगाते हैं, लिखते हैं आगे, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, दोनों को कंपेयर करा के। ठीक है, कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि वो तो जब वैल्यू दी रहेगी तो कैलकुलेट करके देख लेंगे कि अंडर रीइंफोर्स्ड आ रहा है कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, जो होगा जैसा। तो लेकिन अभी हम मान ले रहे हैं, क्या करें, एक्स को मान लें एक्स ए इक्वल टू एक्स सी है,
तो क्या कौन सा सेक्शन हो जाएगा? बैलेंस सेक्शन। ठीक है, बैलेंस कराने के बाद में जितना आएगा वही चीज़ है, लेकिन अभी हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, तो कैसा सेक्शन मान ले रहे हैं? बैलेंस सेक्शन है। जब बैलेंस सेक्शन होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे ये बताने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस सेक्शन होगा तो कैसे होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे स्टेप 4 में, लिखेंगे क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बैलेंस सेक्शन होगा तो हमको याद रखना है कि हम यहाँ पर बैलेंस सेक्शन है तो हो टेंशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करो या कंप्रेशन जोन से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्रेशन जोन से पहले ज्ञात करके दिखा देते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन फ्रॉम कंप्रेशन जोन से कैसे? तो हमको याद है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? फोर्स इनटू लीवर आर्म। ये जितनी बार क्वेश्चन करेंगे हर बार लिखेंगे क्योंकि याद हो जाए। ठीक है, लिखेंगे फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? अरे पढ़ चुके हो ना, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा। तो लिखो, अब कंप्रेशन जोन का लिख रहे हो तो कंप्रेशन जोन का एरिया लिख लो। एरिया क्या होगा? B इंटू एक्स ए। अभी हम कंक्रीट को इंक्लूड नहीं है, अभी कंप्रेशन जोन में पूरे को कंक्रीट मान के कर रहे हैं, स्टील को यहाँ पर अभी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो पहले कंक्रीट को मान करके सॉल्व करेंगे फिर स्टील को। तो लिखेंगे B इंटू एक्स ए, तो ये कंप्रेशन जोन का एरिया हो गया, इंटू लीवर आर्म नहीं इंटू स्ट्रेस। एरिया लिख लिया। अब स्ट्रेस के बारे में लिख रहे हैं तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा सी बी सी, क्योंकि सिग्मा सी बी सी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन में परमिसिबल स्ट्रेस पे कंक्रीट भी पहुंच रहा है, इसलिए सिग्मा सी बी सी लिख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर लिखते सिग्मा सी बी सी डैश लिखते, इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3। ठीक है, अब हम स्टील का लिख ले रहते हैं प्लस 1.5 टाइम्स m माइनस 1 इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कंप्रेशन जोन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक साथ लिख लेते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पर? कंप्रेशन जोन में। ठीक है, कंप्रेशन जोन में फार्मूला क्या होगा हमारा? क्या फार्मूला बन के आएगा? B इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स ए अपॉन 3 प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी। ये डी सी कौन सी वैल्यू है? ये जो हमारी ये ऊपर वाली कवर है, यानी जहाँ पर ऊपर यानी कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया गया है वहाँ से लेके इसके हाफ डायमीटर से लेके ऊपर तक के डिस्टेंस को वो कहते हैं कवर, डीसी। ठीक है, तो ये हम कंप्रेशन जोन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, जब बैलेंस सेक्शन रहेगा तब। अभी देख लेते हैं टेंशन जोन का भी। ठीक है, टेंशन जोन का आप देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मोमेंट ऑफ एरिया इन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन। देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन जोन। क्या होगा? इसका एरिया लिखेंगे पहले। एरिया क्या होगा? लिख लेते हैं MAST। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? होता है एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म होता है, इंटू लीवर आर्म यानी उत्तोलक भुजा। ठीक है,
एरिया लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है टेंशन जोन में? एस टी, एरिया ऑफ स्टील इन स्ट्रेस क्या कितना जनरेट होगा? सिग्मा एस टी बाई एम यहाँ पर जनरेट होगा। क्यों सिग्मा एस टी जनरेट हो रहा है? क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हम यहाँ पर क्या कहते हैं बैलेंस सेक्शन ले रहे हैं, तो यानी टेंशन और कंप्रेशन जोन में दोनों एक साथ परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुँच रहे हैं, यानी सिग्मा एस टी पर ये पहुँच रहा है और कंप्रेशन वाला सिग्मा सी बी तक। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस और एरिया दोनों लिख दिए इंटू क्या होगा? लीवर आर्म मीन्स डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री प्लस 1.5 एम माइनस 1 इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी। ठीक है, देख लेते हैं जो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है यानी M1 ये जनरेट हुआ है, ये ड्यू टू स्टील हुआ है इन टेंशन रीइंफोर्स्ड की वजह से। ठीक है, ड्यू टू टेंसाइल स्टील। ठीक है, टेंसाइल जो वाले स्टील ये भी स्टील लेकिन ऊपर वाले स्टील की वजह से, ड्यू टू टॉप जोन में स्टील की वजह से, ड्यू टू ठीक है, यानी उसका इफेक्ट दोनों में रहेगा। ठीक है, यानी इसे M1 से डिनोट कर लो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 से, इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 से। ठीक है, याद रखेंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर हाँ एरिया इंटू स्ट्रेस नहीं लिखा, सिग्मा ये सी डैश है। स्ट्रेस जो बताया था यहाँ पर, जो बीम बनाया था तो बताया था कि जो ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ये इस कंक्रीट की वजह से, तो वो होगा सी। ठीक है, सी डैश बताया था, और इसे क्या बताया था? सिग्मा सी बी सी बताया था। इसे क्या बताया था? सिग्मा एस टी। तो सी डैश कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये सी डैश कैसे ज्ञात करेंगे? इसको फिर से लिख लेते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे इक्वल टू एम से एम कैंसिल आउट, तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री प्लस 1.5 टाइम्स एम माइनस 1 इंटू ए एस सी, यानी ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ स्टील इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इंटू सी डैश। ये सी डैश कैसे याद करेंगे ये बताते हैं अभी, डी माइनस डी सी। ठीक है, ये हो गया। अगर हम थे कंप्रेशन जोन में नहीं टेंसाइल जोन में ज्ञात करें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इतना आएगा। सी डैश इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये सी डैश है, नहीं सिग्मा सी बी सी है, उसके जस्ट नीचे सी डैश है, तो इसके बीच की दूरी ये क्या है? डी सी है। टोटल दूरी क्या बताई है? ये वाली, ये एक्स से है। ठीक है, ये एक्स से है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? डी माइनस एक्स से हो जाएगी। इसे फिर से देख लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्लियरली समझते हैं होता क्या है। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम स्ट्रेस का है, ये मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये क्या है? सिग्मा एस टी बाई एम है। ये सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी लिख रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस सेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनरेट होगा कितना? सी जनरेट होगा, सी डैश। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? इसको देख लेते हैं, तभी अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल के नियम से ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या है? ये एक्स ए है। ये क्या है? ये डी सी है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस डी सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? एक्स ए नहीं डी माइनस एक्स ए हो जाएगा, डी माइनस एक्स ए हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी दूरी ये इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है। तो लिखेंगे नीचे अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे
सिग्मा सी बी सी अपान, यानी ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस अपान एक्स ए इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस यानी इक्वल टू सी डैश अपान एक्स ए माइनस डी सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी डैश कैलकुलेट कर लेंगे। सी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे सिग्मा सी बी सी अपान एक्स ए इंटू एक्स ए माइनस डी सी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स सी डैश कैलकुलेट कर लेंगे। जब सी डैश कैलकुलेट कर लेंगे तो इस वैल्यू यहाँ पर फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा हमें। ठीक है, जब बैलेंस सेक्शन रहेगा तो टेंशन जोन या कंप्रेशन जोन दोनों जगह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू आएगी सेम। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स सेम वैल्यू आएगी। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड है और ओवर रीइंफोर्स्ड है तो उसके लिए बताते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देख लेते हैं, अब मानते हैं कि हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो क्या होगा, यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो फिर इसमें स्टील फेल होगा, यानी स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पर नहीं पहुंचेगा। यानी सिग्मा एस टी जो जनरेट होगा ये सिग्मा एस टी बाई एम ये लेस देन होगा परमिसिबल स्ट्रेस से। ठीक है, सिग्मा एस टी बाई एम से, यानी ये रहेगा स्ट्रेस जनरेट होगा। कंप्रेशन में देखेंगे इसमें सिग्मा सी बी सी ही जनरेट होगा क्योंकि ये अपना अंडर रीइंफोर्स्ड है तो सिग्मा एस टी ही जनरेट होगा। सिग्मा सी बी सी अंडर सिग्मा सी बी सी नहीं, सिग्मा एस टी बाई एम जनरेट होगा क्योंकि स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा, कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचेगा। तो ये याद रखेंगे, ये जनरेट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। जब अंडर रीइंफोर्स्ड तो लिख लेते हैं, अंडर रीइंफोर्स्ड है तो लिखेंगे स्टील विल रीच इट्स परमिसिबल लिमिट, यानी स्टील का परमिसिबल लिमिट क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक है, और कंक्रीट जो होगा वो कहाँ तक पहुँचेगा, सिग्मा सी बी सी डैश रहेगा, यानी किससे कम, सिग्मा सी बी सी से कम ही अपने परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुँच पाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिग्मा एस टी बाई एम से, यानी हम इस टेंसाइल जोन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे कैसे, टेंशन जोन में। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में तो क्या बताया है, फोर्स इंटू लीवर आर्म देख लेते हैं। एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस हो जाएगा इंटू लीवर आर्म। लिखेंगे एम सिग्मा एम ए एस टी एरिया ऑफ स्टील इंटू सिग्मा एस टी बाई एम इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3। ये लिख लिए, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टील इन टेंशन जोन। ठीक है, अब जो दूसरा स्टील पड़ा है कंप्रेसर जोन में उसकी वजह से भी तो कुछ टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो फिर उसको देख लेते हैं। उसको कैसे बोले सॉल्व करने के लिए, 1.5 m माइनस 1। उसका एरिया कैसे बोले थे निकालने के लिए, 1.5 टाइम्स m टू एस सी, और फिर क्या लिखेंगे, सी डैश इंटू डी माइनस डी सी। ठीक है, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3 प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी इंटू सी डैश डी माइनस डी सी। अब यहाँ पर हमको एक अननोन मिल रहा है सी डैश। सी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बताया था अभी, सी डैश कैलकुलेट करने के लिए बताया था अभी कि ये हमारा डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। तो सी डैश कैलकुलेट करने के लिए इस बार हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे। ये माना हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, उसके बाद में
ये क्या है, यहाँ पर कितना जनरेट हुआ, सिग्मा एस टी बाई एम, यानी स्टील अपने परमिसिबल स्टेट तक पहुँच पा रहा है। ये सिग्मा सी बी सी डैश है, यानी ये भी अननोन है। और जो स्टील यहाँ पर हो रहा जनरेट, ये सी डैश है। और ये पूरी डिस्टेंस एक्स ए है। ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए माइनस डी सी, यानी ये डी सी है। तो एक्स ए माइनस डी सी है डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस होगा, ये स्मॉल डी माइनस एक्स ए। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं कैसे, सी डैश को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल, सिमिलर ट्रेंगल के आधार पर कैसे करेंगे, लिखेंगे ये सिग्मा एस टी या ये सी डैश है, इसका अपान ये और ये अपान ये, तो लिखेंगे सी डैश अपान ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस, यानी एक्स ए माइनस डी सी। ठीक है, इक्वल टू ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस, यानी सिग्मा एस टी अपान एम, उसका अपान ये डिस्टेंस कितना होगा, डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। तो यहाँ से सब वैल्यू पता है, केवल सी डैश नहीं पता है। यहाँ से हम सी डैश को कैलकुलेट करके डायरेक्ट पुट कर देंगे फार्मूले में, तो हमारा यहाँ पर टेंशन रीजन से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं जब व्हेन सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, जब सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देख लेते हैं। लिखेंगे व्हेन सेक्शन इज over reinforced when section is over reinforced section, then over reinforced section है, यानी कि ओवर reinforced section है तो यानी कि कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा, यानी कंक्रीट जल्दी फेल हो जाएगा। मीन्स कंक्रीट लिख लेंगे, कंक्रीट विल रीच इट्स परमिसिबल स्ट्रेस या परमिसिबल लिमिट, यानी कंक्रीट पहुंच रहा है, यानी इस कंक्रीट में सिग्मा सी बी सी जनरेट हो रहा है स्ट्रेस। और स्टील में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, यानी कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचेगा, लेकिन स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंच पाएगा, यानी सिग्मा एस टी डैश अपान एम होगा, जो कि कम होगा सिग्मा एस टी बाई एम से। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो क्या करेंगे, यानी सिग्मा सी बी सी जनरेट हो रहा है, यानी कंप्रेशन रीजन से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन रीजन से सॉल्व करेंगे। डायग्राम बना लेते हैं पहले। यानी यहाँ पर स्टील, ये सिग्मा एस टी डैश बाई एम, ये क्या बताया है, सिग्मा सी बी सी, और यहाँ पर जो स्टील है उसकी वजह से सी डैश। ठीक है, ये डिस्टेंस टोटल क्या बताया है, न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट ऊपर का एक्स ए बताया है। ये डिस्टेंस क्या बताया है, डी सी, ये क्या होगा, एक्स ए माइनस डी सी हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल डी माइनस एक्स ए, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें एक्स सी गिवन है, हमको पता है इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो अब लिखेंगे मोमेंट ऑफ सी डैश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल के नियम से हम ज्ञात कर लेंगे सी डैश। ठीक है, तो अभी फार्मूला लिखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा कंप्रेशन रीजन से, क्या बताया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंक्रीट है ना। सेकंड है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टील वाला, यानी कंप्रेशन रीजन का जो ये स्टील है इसकी वजह से। तो लिखेंगे कैसे, क्या होगा, बी इंटू एक्स ए बाई टू इंटू डी माइनस इंटू स्ट्रेस लिखो, स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा सी बी सी प्लस 0/2 इंटू डी माइनस लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3,
ये हो गया ड्यू टू कंक्रीट हो गया, प्लस अब लिखेंगे 1 माइनस एम 1.5 माइनस एम माइनस 1 इंटू ASC एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन रीजन इंटू सी डैश जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है स्टील इस कंप्रेशन रीजन वाले स्टील पर, ठीक है, स्ट्रेस जनरेट सी डैश इंटू डी माइनस DC, ठीक है। तो अब लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा जो आ गया, क्या आया, B इंटू XA इंटू XA बाई 2 इंटू सिग्मा CBC नहीं, एरिया इंटू स्ट्रेस होगा ना, यानी कि नहीं होगा, एरिया इंटू स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, बाई 2 होगा इंटू लीवर आर्म, एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो XA बाई 3 प्लस 1.5 M माइनस 1 ASC इंटू C डैश D माइनस DC। सी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे बता दिया है, अकॉर्डिंग टू सिमिलर लॉ हमको सिग्मा CBC पता है, तो सिग्मा CBC अपान ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि XA हो जाएगा, और फिर उसके बाद में C डैश इक्वल टू सी डैश अपान D माइनस XA माइनस DC हो जाएगा, यानी ऐसे लिख देंगे। इसके अकॉर्डिंग टू सिमिलर लॉ, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसके आधार पर क्या लिखेंगे, सिग्मा CBC अपान ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये XA इक्वल टू सी डैश अपान ये डिस्टेंस, यानी XA माइनस D। अब हम इसको कैलकुलेट करके सी डैश की वैल्यू याद कर लेंगे और उसको फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, और सब वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। एक बार सबको एक साथ देख लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, कि अभी तक जितना पढ़ा है वो कंप्लीट रिवीजन हो जाए तुम्हारा। फिर से क्या बताया था कि डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कैसे जब करते हैं प्रोवाइड कि हमको जब सेक्शन रिस्ट्रिक्टेड कर दे, यानी कि सीमित कर दे कि इतने डायमेंशन में ही बनाना है हमको बीम, इससे बड़ा, यानी अगर डायमेंशन चेंज करना चाहें, बड़ा करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सीमित कर दे डायमेंशन को कि इतने से ज़्यादा नहीं क्या कहते हैं इसका डायमेंशन बढ़ाएंगे। दूसरा क्या है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ जाता है तो हमको डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या कहते हैं बनाना पड़ता है, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन नहीं करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इसमें ब्रिटल फेलियर होता है यानी इंस्टेंट फेलियर होता है, ठीक है। और ऊपर स्टील को जो प्रोवाइड करते हैं SC से डिनोट करते हैं, नीचे जो बॉटम में प्रोवाइड करते हैं उसे ST लिखते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है ऊपर रीइंफोर्स प्रोवाइड किए गए उससे क्या कहते हैं उसके CG से और टॉप फाइबर तक की डिस्टेंस को ही कहते हैं DC, ठीक है। और अगर हम इसको इस स्टील को कंक्रीट में चेंज करते हैं तो कंप्रेसिव जोन में जो मॉडुलर रेशियो होता है 1.5 M होता है, 1.5 M से मल्टीप्लाई करा देते हैं SC को, तो एरिया ऑफ स्टील हो जाता है इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमको जब इसको सॉल्व करना होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करना होगा तो स्टार्टिंग क्या सॉल्व करना पड़ता है, तो देखते हैं इसे। पहला स्टेप क्या है, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस याद कर लेते हैं, ये हमको पता है, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में पूरा बार से पूरे सेक्शन को पढ़ चुके हैं। कैसे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस याद करने के लिए क्या करते थे, एक्स इक्वल टू M सिग्मा CBC अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST और टोटल का इंटू D, ये हो जाता था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये फार्मूला हमें याद है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस याद करने के लिए क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया को बराबर कर देते हैं कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात हो जाता है, यानी हमको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात हो जाता है जब मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन का बराबर कर देते हैं। कैसे बराबर कर देते हैं, हमको पता है फोर्स नहीं, क्या होता है ये फार्मूला, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये जो एरिया लिखेंगे कंप्रेशन जोन का इंटू डिस्टेंस, यानी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितने उसके CG तक के डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस के मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला B इंटू XA बाई 2 प्लस 1.5 M माइनस 1 ASC XA माइनस DC
MASTD माइनस XA, ठीक है। तो XA यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी क्रिटिकल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या बताया था, चेक फॉर सेक्शन को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, कंपेयर करा देते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को कंपेयर करा देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि सेक्शन कैसा है, बैलेंस सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर आ गया, जब बैलेंस सेक्शन है, तो क्या करेंगे, कैसे, जब हम कंप्रेशन जोन या टेंशन जोन दोनों से ही क्वेश्चन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे इजीली, क्योंकि ये कंप्रेशन रीजन वाला होगा तो उसका स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा सिग्मा CBC, और टेंशन वाला सिग्मा ST, ठीक है। तो देख लेते हैं कंप्रेशन रीजन से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो B इंटू XA सिग्मा CBC प्लस 0/2 इंटू D माइनस यानी D माइनस XA/3, यानी ये लीवर आर्म है और ये क्या है, ये फोर्स है, यानी एरिया इंटू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। और फिर देखेंगे 1 प्लस 1.5 M माइनस 1 ASC इंटू D माइनस TC, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, दोनों को इक्वली लिया, यानी कि ये किसकी वजह से जनरेट हुआ, ये किसकी वजह से लिखिए, फोर्स, ये फोर्स है और ये स्ट्रेस है ड्यू टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहला है ड्यू टू किसे, सिग्मा CBC की वजह से, यानी कंक्रीट की वजह से। ये क्या है, टेंशन रीजन में, कंप्रेशन रीजन में जो स्टील डाला गया है उसकी वजह से, इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अगला देखते हैं क्या पढ़े हैं, जब सेक्शन बैलेंस है तो उसमें टेंशन रीजन से कैसे सॉल्व करेंगे, जब बैलेंस सेक्शन है तो टेंशन रीजन से कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे अभी कंप्रेशन रीजन में सॉल्व किया है। क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स हो जाता है इंटू लीवर आर्म, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसे सॉल्व किए हैं, MAST इंटू सिग्मा ST इंटू D माइनस XA, यानी जो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में काम करते थे वही है, बस एडिशन इतना हुआ है, 1.5 माइनस M इंटू ASC इंटू C डैश इंटू D माइनस DC, ठीक है। तो यही केवल एडिशन हुआ है, यानी डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, यानी और आधा चीज़ तो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में करते ही थे, वहाँ पर यानी कंप्रेशन रीजन में जो स्टील डाले हैं वही इंक्रीज हुआ, यानी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर C डैश हमारा अननोन रहेगा, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल, ये डायग्राम बना लेना, तो सिमिलर ट्रायंगल से ये C डैश ज्ञात कर सकते हो इजीली। कैसे करेंगे, सिग्मा CBC अपान ये डिस्टेंस यानी XA और फिर C डैश अपान XA माइनस DC। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें आ जाएगा C डैश की वैल्यू। अब यहाँ पर देखेंगे जब सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हमको पता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो यानी कि स्टील इसमें अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुँच जाएगा जल्दी। अंडर रीइंफोर्स्ड यानी स्टील की कमी है, तो कहाँ होगा, स्टील विल रीच इट्स परमिसिबल लिमिट, स्टील पहले फेल हो जाएगा यहाँ पर, यानी स्टील सिग्मा ST/M स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और जो कंक्रीट है सिग्मा CBC लेस देन होगा सिग्मा CBC, यानी ये परमिसिबल स्ट्रेस है। ये कौन सा है, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस से कम स्ट्रेस हो रहा है जनरेटिंग, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो ज्ञात करेंगे कंप्रेशन रीजन से हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन रीजन से सॉल्व कर रहे हैं तो कंप्रेशन में क्या होगा, MAST इंटू AST अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो नहीं, हाँ एक मिनट, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो इसमें सिग्मा ST/M यानी स्ट्रेस अपने स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच रहा है पहले, यानी कि टेंसाइल रीजन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टेंसाइल रीजन से क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है, MAST इंटू सिग्मा ST/M इंटू D माइनस XA/3 और प्लस 1.5 M माइनस 1 ASC C डैश D माइनस DC। यहाँ पर C डैश ही अननोन रहेगा, इसको सिमिलर ट्रायंगल से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल से ज्ञात कर लेंगे। ये हम सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से सिग्मा नहीं C डैश को ज्ञात करें ऊपर, ठीक है। आगे देखेंगे जब सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो तो हमको पता है ओवर रीइंफोर्स्ड यानी स्टील की मात्रा ज़्यादा है, ओवर मीन्स ज़्यादा है, जैसे याद करने के लिए मैं ऐसे ही बता दिया हूँ इसलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंक्रीट में अपने परमिसिबल लिमिट पर पहुँचेगा और कंक्रीट ही पहले फेल होगा, यानी कंक्रीट अपना परमिसिबल स्ट्रेस जनरेट कर रहा होगा, यानी सिग्मा सिग्मा CBC, ठीक है। और जो स्टील कर रहा है सिग्मा डैश ST/M लेस होगा अपने परमिसिबल स्ट्रेस से, यानी अपने परमिसिबल स्ट्रेस से
यानी अपने परमिसिबल स्टेप अभी नहीं पहुंचा है स्टिल, परमिसिबल स्ट्रेस पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर क्या है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो फिर क्या कहते हैं कंप्रेसिव जोन में ज्ञात कर लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बी इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी डैश, यानी स्ट्रेस का एवरेज ले लो, सिग्मा सी बी सी प्लस 0/2, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस पे और टॉप फाइबर पे जितना है उसका एवरेज ले लो। टॉप फाइबर पे सिग्मा सी बी सी है और बॉटम मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है, तो एवरेज ले लो कि बाई 2 कर दोगे, इंटू लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3 प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ए सी सी डैश डी माइनस डी सी। इसमें सिर्फ और सिर्फ अननोन है क्या, सी डैश ज्ञात कर लेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, देख सकते हैं, सिग्मा सी बी सी अपान एक्स ए इक्वल टू सी डैश अपान एक्स ए माइनस डी सी, तो यहाँ से सी डैश इजिली ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट देखे हैं, डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड सेक्शन के कॉन्सेप्ट देखे हैं, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसको नेक्स्ट डे इसके प्रैक्टिस कुछ एग्जांपल कर लेंगे जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी अगर बिल्कुल क्लियर लग रहा हो, थोड़ा कर बहुत कन्फ्यूजन, तो क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।